जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की, यानी ये कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक निबंध आता है ऐसे, जो को तुमको लमसम वही मान के चलिए 3 से 4 पेज लिखने होते हैं। 3 से 4 पेज लिखने होते हैं और 7-8 नंबर का आता है। ये आता है अनिवार्य है, यानी 2-3 निबंध आते हैं, उसमें से पर्यावरण प्रदूषण भी आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है ना। तो उसमें क्या मुख्य कारण होते हैं, क्या होता है। जैसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, क्या डालेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना में सारी हेडिंग लिख देंगे, ये सारी हेडिंग रोकथाम। और फिर 7वीं हेडिंग डाल लेना इसमें उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है, उपसंहार में होता है ये है कि जितना भी निचोड़ इसका है, इन यानी 1 2 3 4 5 6 और 6 हेडिंगों का जो पूरा निचोड़ होता है उसको तुमको उपसंहार में दिखा देना है। प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में सारी हेडिंग डालो, उसके बाद में एक एक हेडिंग को लिख करके एक एक हेडिंग के बारे में समझाना है तुमको, है ना, इस तरीके से। तो वायु प्रदूषण क्या आता है, देखो इसको किताब से याद करोगे इतना नहीं याद होगा, जितना आप अच्छे से समझ लेंगे, जितना आप अच्छे से समझ लेंगे, अगर आपने समझ लिया तो उसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर याद करके गए बाई चांस भूल भी जाते हो, बच्चे करते हैं कि जो याद भी हो जाता है तुरंत तो याद हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं ना तो वहाँ पर फिर ईंटें गिनते हैं छत की, छत में कितनी, उनसे बच्चों से पूछ लो छत में कितनी ईंटें बड़ी लगी हैं, सारी ईंटें बता देंगे कितनी ईंटें लगी हैं। एक कोने कोने में किस कोने में जाला लगा है पूरा बता देंगे, क्योंकि पेपर में समझ में नहीं आता है। जब बच्चे पेपर में बैठते हैं तब उन्हें पूरी असलियत पता होती है कि हम क्या चीज़ें। ऐसे तो बहुत कुछ लगता है कि हम बहुत पढ़े हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि आप लोगों को याद तो हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हो। और लेकिन हाँ, जो चीज़ समझ जाओगे वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। तो वही है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होता है कि नाम से लग रहा है कि प्रदूषण तुम्हारा क्या है, पोल्यूशन है। प्रदूषण को क्या कहते हैं, पोल्यूशन, यानी वायु के द्वारा, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, यानी वायु में जो कैसे किस प्रकार से प्रदूषण फैलता है। तो जाहिर सी बात है, कल कारखाने जैसे होते हैं या चिमनियाँ आदि हैं, तमाम चीज़ें, धुआं धक्कड़ है जो भी है, उससे जो धुआं क्या होता है आपके वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में पूरी वो हवा को दूषित कर देता है। जो जहरीली गैसें होती है वो उसमें मंडराती रहती है। और हम लोग क्या करते हैं, यानी जो सांस लेते हैं वो वायुमंडल के ही माध्यम से लेते हैं। और जब वायुमंडल के माध्यम से हम सांस लेंगे, वो सांस हमारे अंदर जाएगी तो हमारे जितने ऑर्गन्स हैं शरीर के उनको कमज़ोर नहीं करेगी, उसको कमज़ोर करेगी। तो वो वायु के द्वारा प्रदूषण हुआ। जैसे इसके लिए है कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, आपकी जो है मान लीजिए कि चिमनी वगैरह है, भट्ठे वगैरह है, जो भी गंदी चीज़ें हवा में जैसे जला दी जाती है उसके बाद धुएँ के माध्यम से वायु में फैल जाती हैं। तो वो क्या, जैसे कोई वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस ये वायु के माध्यम से ही आया था, ये वायु में ही था। तो इसीलिए तो मास्क लगाया जाता था कि मास्क लगा लो, वरना जो दूषित व्यक्ति होगा उसके जो बैक्टीरिया, उसके जो वायरस है वो बाहर निकल जाएंगे। और जब बाहर निकलेंगे, आप अगर मास्क लगाए नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर अटैक कर देगा, है ना। तो ये इसलिए ये वायु प्रदूषण यानी कोरोना वायरस था, इसलिए मास्क वगैरह व्यवस्था की जाती है। इसे देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे अगर वो सर्जरी वगैरह करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो वो हमेशा मास्क लगाए रहते हैं। मास्क इसलिए वो लगाए रहते हैं कि जो उसमें से वायु में उपस्थित कोई वायरस अगर है, वायु में उपस्थित कोई बैक्टीरिया है, अगर कोई दूषित वायरस है, वो हमारे शरीर पर आक्रमण ना करने पाए, इसको बचाने के लिए इस तरीके से वायु में फैलता है ना। तो वायु में फैलेगा, हम लोग सांस लेंगे और सांस लेने के माध्यम से क्या होगा, हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। और फिर दूसरी बात आती है जल, यानी जल प्रदूषण। जल कैसे प्रदूषित होता है, जैसे मान चलो कोई कंपनी कारखाने हैं और उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि वो लोग कंपनी कारखाने जो उसका गंदा दूषित जल जो निकलता है, फैक्ट्री का दूषित जो जल निकलता है वो नाले के माध्यम से नदियों में गिरा देते, तालाबों में गिरा देते, तालाब से नदियों में जाता है। और नदी से क्या होता है, हमारे लोगों के जानवर हैं, गाय भैंस हैं, वो नहाते हैं उसमें, या हम लोग भी नहाते हैं उसमें, या उसमें जो जब गाय भैंस उसमें पानी पी लेती हैं, है ना, तो उसका दूध हम लोग यूज करते, जब दूध यूज करते तो उसके अंदर के बैक्टीरिया उसके दूध में गए और दूध के माध्यम से हमारे अंदर आ गए। और कभी कभी दूषित जल हम लोग पी भी लेते हैं। जैसे
घर में ढका हुआ पानी नहीं है, घर में पानी ढक के नहीं रखा, उसमें कोई बैक्टीरिया बैठ गए, उसमें जो ख़राब बैक्टीरिया है उसमें बैठ गए, उसके बाद में उस पानी को हमने पी लिया, लेकिन वो बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म है कि हमको दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार से हवा क्या हमको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी हमको नज़र नहीं आते हैं। जब बैक्टीरिया हमको दिखाई नहीं देंगे तो हम क्या करते हैं, उन लोगों को हम अपने जल के माध्यम से पी जाते हैं और बाद में शरीर पे हमारे जा कर के अटैक कर देते हैं, शरीर को हमारे कमज़ोर बना देते हैं, शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनको कमज़ोर बना देते हैं। और हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे क्षय होती चली जाती है, यानी ख़त्म होती चली जाती है धीरे धीरे। जैसा शरीर होगा, यानी शरीर बूढ़ा व्यक्ति है उसके ऊपर जल्दी अटैक करता है, छोटा बच्चा है उसके ऊपर जल्दी अटैक करेगा। जैसे हम लोग हैं, नवयुवक जो हैं, उनके ऊपर असर करता है लेकिन उतना असर नहीं करता है। तो दूषित जल इस प्रकार से, यानी कंपनी फैक्ट्री वगैरह का जो गंदा दूषित जल निकलता है वो नाले के माध्यम से जो कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है। नदियों के माध्यम से वो हम लोगों को उपयोग में आता है, यानी नदियों से हम लोग सिंचाई करते हैं, सिंचाई से जल के ही माध्यम से गेहूँ उत्पन्न होता है या धान उत्पन्न होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो दूषित जल से ही तो बना है वो, उसमें कुछ अंश तो उसका आ जाएगा, तो वो अंश क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये दूषित जल होगा। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण जैसे है गाड़ी मोटर हो गया, या जैसे तुम्हारी जितना गाना सुनने की या जितनी आवाज़ सुनने की क्षमता है, अगर आपसे कान में कोई तेज़ से बोले तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उसी प्रकार से ध्वनि का इनका एक कंपन होता है, यानी इनका प्रकार से एक कंपन ऐसे ऐसे करके ऐसे कंपन निकलता है, ऐसे मतलब बड़ा बड़ा होता चला जाता है ये पूरा, यानी महीन से निकलेगा फिर बड़ा बड़ा होकर चला जाएगा। तो ये एक प्रकार का शंकुआकार में कंपन निकलता है। और कंपन क्या करता है, हमारे शरीर के जो हमारे जो कान के जो पर्दे होते हैं उनको कमज़ोर बना देता है, इनके पर्दे को कमज़ोर बना देता है। मान लो हेडफोन आप लगाए हो, हेडफोन लगाए हो, जितनी वॉल्यूम आपके कान बर्दाश्त कर पाएंगे उतनी वॉल्यूम खोलेंगे। अगर फुल आवाज़ में खोल दिया जाए तो क्या आप कान बर्दाश्त कर पाएंगे, अगर हेडफोन के बर्दाश्त कर लेंगे, या कई बड़े बड़े साउंड रख दिए जाए, उसमें आपको बिठा दिया जाए, साउंड चारों तरफ रख दिया, आपको वहाँ बीच में खड़ा कर दिया, बैठा दिया जाए, साउंड सारे चालू कर दिए जाए, तो आप उसकी ध्वनि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या शहरों में है हमेशा गाड़ी मोटर पे पाँ लगे रहते हैं, तो वहाँ भी हमारे दिमाग का डिप्रेशन हुआ करता है, दिमाग हमारा डिप्रेशन में जाया करता है। तो उससे क्या होती है, हमारे दिमाग की जो सेल्स होती है, दिमाग की जो कोशिकाएँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जब सुनने की क्षमता कम हो जाएगी तो आप सोचना भी कम कर देंगे, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी तो सोचना भी कम करेंगे, सोचना कम करेंगे, जाहिर सी बात है आपको लोग पागल कहेंगे, क्योंकि उसको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं, वो अपने ही धुन में धुन मस्त रहेगा, है ना। तो दिमाग की जो सेल्स होती है, दिमाग की जो कोशिकाएं होती है, वो एकदम से समझ लिए बजने लगती हैं उसके साथ में, उनका कुछ समझ नहीं आता कैसे काम करे, क्योंकि इधर से पी की आवाज़ आ रही, उधर पाँ की आवाज़, पों की आवाज़ आ रही, सब इधर से आवाज़ आ रही, चारों तरफ से आवाज़ जब आएगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा, हमारे दिमाग में प्रदूषण फैलेगा और दिमाग हमारा काम करना थोड़ा कम कर देगा, है ना। तो ये चीज़ है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी गाड़ी मोटरों के माध्यम से या साउंड स्पीकर लाउड स्पीकर के माध्यम से ये क्या होता है, ये ध्वनि प्रदूषण होता है, इसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। फिर आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, जैसे आजकल विज्ञान हर नई खोज करने में लगा है, हर नई खोज करने में लगा है। तमाम जगह पर क्या है, बम लगा करके पत्थरों को फोड़ा जा रहा है या रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, तो उसमें से जो वायु निकलती है, उसमें से जो गैस निकलती है, तो वो रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाती है, उसको रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। जो उसमें से गैस निकलेगी ना, तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि गैस जब निकलेगी वो वायु में फैल जाएगी। वायु को क्या करेंगे हम लोग, अपने अंदर सांस के माध्यम से खींच लेंगे। जब अपने अंदर सांस को खींच लेंगे हम, वायु प्रदूषण को, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो वायु है उसमें वायु को जब खींच लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर प्रदूषित हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार भी हो जाएगा। तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण मतलब विज्ञान की नई खोज के चक्कर में ये तमाम बीमारियां अनेक फैलती चली जा रही हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी उसके जो बम वगैरह है या रॉकेट्स हैं, इनको जब छोड़ा जाता है इनसे धुआं निकलता है। जब इनसे धुआं निकलता है, वो धुआं भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। जैसे नॉर्मल तौर पे आप लोग जानते होंगे बारूद, तो बारूद क्या होती है, वो बिल्कुल बालू की जैसे दिखती है, लेकिन इतनी खतरनाक होती है, इतना बड़ा पटाखा होता है, ठीक।
बंधा होता है, उसमें लगाते हैं आग, कितनी जोर लगता है, थोड़ी सी तो बारूद होती है उसमें। तो इतना अगर इफेक्ट उसके अंदर है तो जरा सोचो जब शरीर के अंदर हमारे जाएगी तो हमारे ऑर्गन्स का क्या हाल करेगी, हमारे शरीर का क्या हाल करेगी। तो ये रेडियो धर्मी प्रदूषण फैलता है किसके माध्यम से, जो बम वगैरह हैं, रॉकेट्स वगैरह हैं, इनको बनाने में, इनको चलाने में जो वायु फैलती है, ठीक, और या पत्थरों को तोड़ने के लिए जो यूज किए जाते हैं, उसमें जो वायु में गैस फैल जाती है उसको हम लोग अपने अंदर ले लेते हैं और क्या होता है, हमारा शरीर दूषित हो जाता है। फिर आता है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, ये केमिकल वगैरह जैसे हैं, कोई फैक्ट्री में केमिकल बनाया जा रहा है, केमिकल बनाया जा रहा है, उसमें क्या हुआ, केमिकल शुद्ध निकाल लिया गया, जो खराब केमिकल बचा उसको क्या किया गया, नाले के माध्यम से बाहर बहा दिया गया। बाहर बहा दिया गया, बाहर बह के जाएगा कहाँ, तालाब में जाएगा, नाले से तालाब में, तालाब से नदी में, नदी से फिर सागर में। तो यही तो प्रोसेस चलेगा। लेकिन उसके का जो वायरस होंगे, जो उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, जो उसके अंदर कण होंगे, दूषित कण होंगे, वो क्या कहीं चले जाएंगे, वो क्या होगा, वायु में फैलेंगे, जल में फैलेंगे, जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, जल के माध्यम से प्रवेश करें, वायु के माध्यम से प्रवेश करें। तो केमिकल क्या है, कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है या कारखाना है या कोई केमिकल लैब है, केमिकल लैब है, केमिकल लैब है, तो वहाँ पे अगर कोई भी रासायनिक क्रिया की जा रही है, वहाँ पे रासायनिक क्रिया की जा रही है, तो उसमें से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अणु, बेकार वाले अणु जरूर निकलेंगे। क्योंकि ज़रा सोच लीजिए, अगर 100% कोई चीज़ है, उसको जब छांटना स्टार्ट करोगे, शुद्ध निकालना स्टार्ट करोगे, चलो मान चलो चाहे 10% खराब निकले, 10% तो खराब निकले, क्योंकि 90% शुद्ध निकली या 95% शुद्ध निकली, तब भी 5% आपका खराब निकलेगा। तो 5% जो खराब निकलेगा उसको क्या अपने पास रखोगे, उसको फेंक दोगे। जो चीज़ हमारे काम की नहीं वो चीज़ हम रोकेंगे थोड़ी ना, उसको हम फेंक देते हैं। तो वो क्या होता है, वो जाकर के नदियों में जल को दूषित करता है, दूषित से हवा को दूषित करता है, हवा से दूषित, जब हवा दूषित होती है तो हम लोग जो चीज़ यूज करते हैं उसके माध्यम से हम दूषित हो जाते हैं। फिर रोकथाम क्या है, रोकथाम क्या है, इन सब चीज़ों को थोड़ा इस पर कंट्रोल किया जाए। और पेड़ पौधे अधिक लगाने चाहिए हमको, पेड़ पौधे काटने पे कम, लगाने पे ज़्यादा। अगर एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ कम से कम लगाओ, एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ। अगर 10 पेड़ नहीं लगा सकते तो एक पेड़ काटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और हम तो सीधा ये कहते हैं कि ये स्कूलों में भी लागू होना चाहिए, स्कूलों में लागू होना चाहिए। कैसे कि अगर जब तक बच्चा 10 पेड़ या 20 पेड़ नहीं लगाएगा उसको कोई भी मार्कशीट उसकी इशू ना की जाए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी है तो उसकी मार्कशीट जो है इशू ना की जाए, उसका भी एक सर्टिफिकेट बनना चाहिए कि उसको 10 पेड़ 20 पेड़ लगाना अनिवार्य है। तो इनसे जब लगाएंगे तो हमारा भूमि स्खलन जो है, हमारी ज़मीन कम कटेगी, कम कटेगी तो जल हमारा प्रदूषित नहीं होगा। और हमें क्या होगा, वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा। वातावरण ज़्यादा पेड़ होंगे, वातावरण शुद्ध रहेगा, वर्षा भी अच्छी खासी होगी और ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होगी, यानी सांस भी हम अच्छे से ले सकेंगे। देखा होगा कि जो व्यक्ति देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो शहर में जा कर के जल्दी बीमार हो जाते हैं और शहर वाले गांव में बीमार हो जाते हैं। क्यों? वहाँ का वातावरण जो है वो दूसरे टाइप का है और गांव का वातावरण खुला मौसम की तरह है। वो गांव में वातावरण खुली हवा मिलती है, वहाँ पे उनको खुली हवा नहीं मिलती, वो यहाँ आते हैं बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग क्या है, वहाँ हमको सांस लेने में दिक्कत, हमें ऊबन लगती है सिटी में। जो गांव में रहते हैं, गांव वालों को सिटी में रहने के लिए ऊबन लगती है, फिर धीरे धीरे रहने लगते हैं, तब कोई बात नहीं है। लेकिन देखा होगा गांव के लोग जितने दिन तक जी जाए, अगर गांव का लोग 80 साल तक जी गया तो शहर का व्यक्ति 80 साल तक नहीं जी पाएगा। उसका 60-65 में काम हो जाना है, उसका 60-65 में काम हो जाना है जो सिटी में रहता है। देखे होंगे जो बचपन से रहा है, ये नहीं है कि 70 साल के हो गए तब हम सिटी गए, कह दो मर जाएं अब, तब थोड़ी ना। कहने का मतलब जो बचपन से उसके अंदर बैक्टीरिया घुसते रहे हों तो वो क्या होगा, 60-65 क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो चल बसेगा। और गांव के लोग क्या देखा होगा, 80-80 साल, 90-90 साल, 100-100 साल, 105-5 साल लोग होकर के मरते हैं, क्योंकि गांव की खिलाई पिलाई दूसरे टाइप्स की है। और मेन चीज़ क्या होती है, हवा। क्योंकि जब तक खाएं आप कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर आपका अगर मजबूत बना है
तो आप नहीं टूटेंगे। अगर शरीर आपका कमज़ोर पड़ा तो आप टूट सकते हैं, यानी कमज़ोर पड़ सकते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है। और जो रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी ना, तब क्या होगा, रोगों से लड़ने की जब क्षमता कम होगी तब बहुत सी बीमारियां, शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत अधिक, यानी शरीर के अंदर बहुत भी, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है आपकी कम हो जाती है। तो अनेकों बीमारियां शरीर में, बुखार है, सर्दी जुकाम खांसी शुरुआत में बनता है आदमी का, कैंसर तक पहुंच जाता है, उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। लोग के यहाँ प्लेटें डाउन हो गई, प्लेटें नहीं होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट। और प्लेटलेट डाउन होना मतलब वो कम पड़ जाती हैं, ये लाखों की संख्या में होती हैं। ये पहले भी होती थी, लेकिन पहले इनकी हमको जानकारी, जरा सोचो, आज से 20 साल पहले कोई गांव में ये नहीं जानता था प्लेटलेट्स क्या होती हैं, कोई नहीं जानता रहे। अब तो जिसको देखो, हमारे लड़का करीब प्लेटें गिर गई, प्लेटें कम हो गई, प्लेटें डाउन हो गई। तो प्लेटें डाउन होना मतलब ये कोई नहीं आता। जितना विज्ञान बढ़ता जा रहा है, हर लोगों के ज़बान पे नई नई चीज़ें, नई नई बीमारियाँ उत्पन्न होती चली जा रही, हर बीमारी के बारे में जानने लगे। और शुरुआत में सब में सर्दी जुकाम बुखार खांसी होता है, बस मेन स्टार्टिंग हर बीमारी की यही है। उसका आप सही से इलाज नहीं कर पाएंगे तो आगे चल करके आपको नुकसान हो सकता है। उपसंहार में क्या, जितना आपने समझा, रोकथाम में कम से कम 10-12 लाइनें लिख देनी है तुमको। भाई पेड़ पौधों बचाना है, जल को दूषित होने बचाना है, वायु को दूषित होने से बचाना है, ज़मीन का स्खलन कम होने से बचाना है, यही सब चीज़ें हैं, लिख देना है आपको, है ना। और हम जो शौच करने जाएँ, शौच हम खुले में ना करें। खुले में शौच करने से क्या होगा, उस पर जो बैक्टीरिया होंगे उसमें वायु के माध्यम से खराब और बाहर जाएंगे, और तो इससे क्या होगा, वायु के माध्यम से हम शरीर में अपने सांस गलत लेंगे, वायु हमारे अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो गलत प्रवेश होगी, तो उससे शरीर नुकसान होगा। तो जो वातावरण में आप देख रहे हैं, जो पर्यावरण में देख रहे हैं, उसी को दिखा देना है बस। इसमें रोकथाम में यही चीज़ है। उपसंहार में क्या है, जो आपने पूरा समझा है, इसमें क्या क्या होता है, 7-8-10 लाइनें उसमें लिख देना है बाकायदा, समझ रहे हो। रोकथाम इसको हर चीज़ को मिला करके 8-10 लाइनें तुमको कंप्लीट कर देनी है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो वायु प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4-5 पॉइंट ये याद कर लेना, ये याद कर लोगे कभी नहीं भूलोगे। इतना समझ लिया तुमने, कभी नहीं भूलोगे। जय हिंद।